क्या काउंटर स्ट्रेटजी सर आपकी रहेगी, क्योंकि बीजेपी ने मसलन हम जबलपुर सीट की बात करते हैं तो मल्टीपल इक्वेशन साधने की कोशिश की है बीजेपी ने। युवा चेहरा भी दिया है, किसान या कृषक वर्ग से आने वाले भी शख्स है, और ब्राह्मण चेहरा 4 दशक बाद बीजेपी ने दिया है। हर पॉलिटिकल पार्टी में अपना मंथन होता है। बीजेपी भी हुआ और बीजेपी ने अपना चेहरा दे दिया। कांग्रेस पे भी मंथन चल रहा है। ये क्वेश्चन सर लगातार रेस करते आए हैं आप। दिग्विजय सिंह जी ने तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। क्या इलेक्शन से पहले आप लोग कुछ बड़ा मूवमेंट इसको लेकर करते हैं? देखिए ये तो जनता का इलेक्शन होने वाला है। यूथ को लगातार पॉलिटिक्स में आगे बढ़ाने की पैरवी करते आए हैं। इस बार बीजेपी ने लगभग वही काम किया। आप देखेंगे कि अधिकांश जो उनके कैंडिडेट हैं वो 50 साल से कम उम्र के हैं। मुझे पूरा यकीन है कि कांग्रेस भी इस पे बहुत ध्यान देगी और कांग्रेस के हर पार्टी देगी, इसलिए देगी कि इट्स देयर कंपल्शन। भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए अपने अधिकांश प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है और कई चेहरे बदल दिए हैं। कांग्रेस की काउंटर स्ट्रेटजी क्या होगी, जानने के लिए हम इस वक्त विवेक तनखा जी से बात करेंगे। कांग्रेस के चूंकि थिंक टैंक में शुमार हैं और जाने माने अधिवक्ता होने के अलावा राज्यसभा सांसद भी हैं, और आप महाकौशल से जिस तरह से आप एक बड़ा चेहरा हैं, क्या काउंटर स्ट्रेटजी सर आपकी रहेगी, क्योंकि बीजेपी ने मसलन हम जबलपुर सीट की बात करते हैं तो मल्टीपल इक्वेशन साधने की कोशिश की है बीजेपी ने। युवा चेहरा भी दिया है, किसान या कृषक वर्ग से आने वाले भी शख्स है, और ब्राह्मण चेहरा 4 दशक बाद बीजेपी ने दिया है। किस तरह से मंथन आप लोग अब करने वाले हैं? देखिए, हर पॉलिटिकल पार्टी में अपना मंथन होता है। बीजेपी भी हुआ और बीजेपी ने अपना चेहरा दे दिया है। कांग्रेस पे भी मंथन चल रहा है और मुझे लगता है शीघ्र 2-4-5 दिन के अंदर आप देखेंगे कांग्रेस की लिस्ट भी आ जाएगी, क्योंकि वैसे भी इलेक्शन अनाउंसमेंट का वक्त आ चुका है। पिछली बार भी आई थिंक 10 मार्च के इर्द गिर्द ही अनाउंसमेंट आया था, क्योंकि वो टाइम एक फ्रेम होता है इलेक्शन कंप्लीट करने का, तो उसके लिए उनको इलेक्शन प्रोसेस अभी से स्टार्ट करना पड़ेगा। और क्योंकि नेशनल इलेक्शंस हैं तो कई फेजेस में होंगे, तो इसलिए टाइम भी लगता है। और एक ज़रूर सबके मन में एक शंका है, हमारे पास आधार नहीं है, बस शंका है, और ये शंका मेरे मन में नहीं है, पूरे देश के मन में है। क्या इलेक्शन फेयर होंगे? क्या ईवीएम ट्रूली टैम्परेबल है कि नहीं है? क्योंकि जब ग्राउंड की रिपोर्ट्स और इलेक्शन के काउंटिंग की रिपोर्ट्स में भिन्नता आती है तो कभी कभी दिमाग में शक आ जाता है कि हमारा सिस्टम क्या फॉल्ट फ्री है। क्योंकि विश्व में कहीं पर भी आप देखो ईवीएम के प्रति वो जो अफेक्शन है जो इंडिया में दिखाया जा रहा है अब नहीं रह गया। एडवांस कंट्रीज़ ने, जितनी भी डेवलप कंट्रीज़ हैं, सब ने ईवीएम को हटा दिया है। जी, ये क्वेश्चन सर लगातार रेस करते आए हैं आप। दिग्विजय सिंह जी ने तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। क्या इलेक्शन से पहले आप लोग कुछ बड़ा मूवमेंट इसको लेकर करने जा रहे हैं? देखिए, ये तो जनता का इलेक्शन होने वाला है। मैं शुरू से कहता हूँ कि बीजेपी ने अपने आप ही को एक जैसे इलेक्शन वॉर मशीन बना के रखा है, और इलेक्शन वॉर मशीन जो होती है वो फिर उसका एक रवैया आई वोंट से अनडेमोक्रेटिक होता है, बट डिक्टेटोरियल होता है। वो आदेश पे चलती है, जबकि कांग्रेस कंसेंसस से चलती है। कांग्रेस सब समाजों को लेके चलती है। कांग्रेस का अर्थ यही है कि ऑल इंडिया जब इकट्ठा हुई तो कांग्रेस बनी, एंड वही फ्रीडम मूवमेंट का आधार था। तो हम चाहते हैं कि वो जो आधार जो फ्रीडम मूवमेंट के वक्त एक सबका बना था, जिसमें हर कम्युनिटी एक स्टेक होल्डर थी और संवैधानिक रूप से हमने अपने देश को आगे बढ़ाया, वही मुझे एक बहुत स्टेबल वे और तरीका दिखता है देश को आगे बढ़ाने का। जी सर, इधर आप यूथ को लगातार पॉलिटिक्स में आगे बढ़ाने की पैरवी करते आए हैं। इस बार बीजेपी ने लगभग वही काम किया। आप देखेंगे कि अधिकांश जो उनके कैंडिडेट हैं वो 50 साल से कम उम्र के हैं। किस तरह से आप लोग आगे बढ़ेंगे? मुझे पूरा यकीन है कि कांग्रेस भी इस पे बहुत ध्यान देगी और कांग्रेस के हर पार्टी देगी, इसलिए देगी कि इट्स देयर कंपल्शन। 65% आपकी आबादी यूथफुल है। जब 65% आबादी यूथफुल होगी तो कौन सी पार्टी उस 65% को अट्रैक्ट नहीं करना चाहेगी? अच्छा, वोटर भी वो होते हैं, एनर्जी भी उनके पास होती है, भागदौड़ भी वो करते हैं, तो इसलिए हर पार्टी के हित में है यूथफुल फेसेस को सामने लाएं। और मेरे ओपिनियन में तो एक और चीज़ होनी चाहिए, यूथफुल के साथ एक्सीलेंस को भी आगे बढ़ाओ। अगर आप चाहते हो कि इंडियन डेमोक्रेसी स्टेबल हो, इंडियन डेमोक्रेसी सक्सेसफुल हो, तो आपको काबिल लोगों को
सत्ता देनी पड़ेगी। सर, कांग्रेस पार्टी के जो बड़े चेहरे हैं वो पीछे हट रहे हैं चुनाव लड़ने से। आप क्या चुनाव मैदान में दिखेंगे सर? देखिए, मेरा तो चुनाव मैदान में जाने का कोई इरादा है नहीं, क्योंकि मैं एक प्रोफेशन में हूँ और मेरा प्रोफेशन नहीं हो सकता कि हर चुनाव में मैं सामने खड़ा हो जाऊँ। 2 बार पार्टी के कहने से, लीडर्स के कहने से मैंने चुनाव लड़ा था। मैं खुद नहीं लड़ना चाह रहा था, 14 में और 19 में। सबको पता है, मैं तो अपनी बातें कोई छुपाता नहीं हूँ। मगर हम चाहते हैं कि नई लीडरशिप बने, नए लोगों को चांस मिले, यूथफुल लोगों को चांस मिले और एक नई कांग्रेस जो एनर्जी के साथ सामने आए और दूसरा हर वर्ग को डिपिक्ट करे और हर वर्ग के साथ एक विजन प्लान लाए। मैं चाहता हूँ मध्य प्रदेश को एक विजन प्लान मिले। मैं नहीं चाहता कि मध्य प्रदेश की जो तकदीर है वो एक अनडेवलपिंग और अनडेवलप्ड स्टेट टाइप की रहे। बहुत कुछ मैं नहीं कह सकता, कि मैं कह सकता हूँ कि काम बहुत हुआ है, ऐसा नहीं है कि नहीं काम हुआ है, कि वो नॉर्मल वे में होता है काम, बट ये सफिशिएंट नहीं है। हम चाहते हैं कि मध्य प्रदेश में वो काम हो कि हम एक एडवांस स्टेट बने। जैसे मैं ऑलवेज जबलपुर के बारे में कहता था, यू मस्ट हैव अ सैटेलाइट टाउन ऑफ जबलपुर, जो वाईफाई टाउनशिप हो, जिसमें मॉडर्न एम्यूनिटीज़ हो, मॉडर्न सिस्टम्स हो, नए लोगों को, नए युवा जो आईटी सेक्टर की, जो डिजिटल इंडिया का एक फेस है, वो वहाँ बसे। तो जब तक हम ये सब इश्यूज़ को मध्य प्रदेश में मुस्तैदी से सामने नहीं लाएंगे और हम अपने पिलग्रिमेज में ही जाते रहेंगे, तो शायद ये चीज़ें अचीव नहीं होंगी। जी सर, इधर अगर चूंकि आपने ये बात भी कही, मोहन कैबिनेट आज अयोध्या पहुंची हुई है, आप किस तरह से लेते हैं इसको? भाई, अयोध्या पहुंची है, ये तो खुशी की बात है, क्योंकि रिलीजन इज़ माय पर्सनल इशू। मैं तो वकील था राम लल्ला के लिए, मैं तो वकील था, मैं शंकराचार्य स्वरूपानंद जी का वकील था, उनका सिविल सूट वहाँ फाइल हुआ था। मैं तो सुप्रीम कोर्ट में इस टेम्पल के लिए अपेयर होता था। जो कल्की धाम का जो परमिशन मिली इलाहाबाद हाई कोर्ट से, उसके साथ भी मैं एसोसिएटेड था। तो मैं टेम्पल्स की लड़ाई कोर्ट में लड़ना और टेम्पल्स को स्थापित करने के कोर्ट से परमिशन दिलाना, ये तो मैंने एक अपनी ड्यूटी समझी है, मैं इसको गलत नहीं समझता। मगर धर्म मेरा है, मेरे को अपने धर्म के माध्यम से दूसरों को परेशान नहीं करना चाहिए। धर्म मेरा है, मैं अपने धर्म से खुश होना चाहिए, संतुष्ट रहना चाहिए और सब लोग अपना अपना धर्म फॉलो करें, मगर संवैधानिक ढांचे के विधि। दैट इज हाउ इंडिया शुड बी एंड दैट इज हाउ इंडिया इज कंसीव्ड टू बी। बट अनफॉर्चुनेटली कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म जो एक स्पिरिट थी, एक सिटीजनशिप की स्पिरिट थी, वो कंट्री में धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। जी सर, इधर ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी ने एक अभियान छेड़ दिया है गौहत्या को बंद करवाने के लिए। वो सीधे कह रहे हैं कि भाई और कसाई का नारा दे रहे हैं। वो आप किस तरह से लेते हैं? वो कह रहे हैं कि सभी पार्टियों को शपथ लेनी चाहिए कि गौहत्या देश में बंद हो, और एक कैंपेन उन्होंने शुरू किया है। लगभग जो मेरा इम्प्रेशन है, ये एक्ट्स तो सभी स्टेट में हैं ऑलरेडी। जो गौ हत्या जो है, आई एम श्योर मध्य प्रदेश में भी एक एक्ट है जो कहता है कि आप गौ हत्या नहीं कर सकते, राष्ट्रीय स्तर पे और राष्ट्रीय स्तर पे भी हर स्टेट में आई थिंक लगभग एक्ट होगा। आई एम नॉट क्लियर कि नेशनल लेवल पे कोई एक्ट है, बट स्टेट्स में तो एक्ट है और इसमें कोई इशू नहीं है, क्योंकि हम लोग सब हिंदू हैं और हम नहीं चाहते कि गौ हत्या को एक प्रचलन बने और यहाँ होनी चाहिए, क्योंकि ये हमारे स्पिरिचुअल फीलिंग्स के विपरीत है। सर, एक आखिरी सवाल, चुनाव में आप लोगों को जाना है, लेकिन बड़े लेवल पर हम कहें कि जो दल बदल हो रहा है, बीजेपी ने तो न्यू ज्वाइनिंग कमेटीज़ बनाई गई हैं। अभी छत्तीसगढ़ की हम बात करते हैं तो वहाँ पर प्रवेश उत्सव बीजेपी मना रही है, और ये जिस तरह से दल बदल मास लेवल पे हो रहा है, बड़े पैमाने पर हो रहा है, इसको किस तरह से आप देख रहे हैं, चूँकि इलेक्शन में आप लोगों को जाना है? मैं ये तो कह रहा हूँ, जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बिहेवियर होना चाहिए, जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल कंडक्ट होना चाहिए, वो इस देश में समाप्त हो गया है। जिस तरह से लोग आ रहे हैं और जा रहे हैं, जिस तरह से सरकारें गिराई जाती हैं, जिस तरह से लोग आज यहाँ हैं कल वहाँ हैं, उससे ये समझ आ रहा है कि हम अपने एथिक्स को भूल गए हैं। हमारे जो मॉरल्स थे, जिसके माध्यम से हमने संघर्ष करके अपने आप ही को इंडिपेंडेंट किया था और आज अपने आप ही एक संविधान दिया था, और उस 10 शेड्यूल को भी हमने बर्बाद कर दिया है। उस 10 शेड्यूल की इंटरप्रिटेशन इतनी ख़राब हो गई है आज के दिन कि उसका कोई वैल्यू नहीं रह गई है। मैं तो कितने बार कोर्ट्स को वार्न कर चुका हूँ कि आप लोग 10 शेड्यूल को
जो लिबरल इंटरप्रिटेशन दे दे के आप लोगों ने 10th शेड्यूल को ख़त्म कर दिया है, और 10th शेड्यूल के ख़त्म होने से नैतिकता का भी अंत हो गया है इन पॉलिटिक्स। और नैतिकता का जिस दिन पॉलिटिक्स में अंत होता है, उसमें एक प्रकार से एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल बिहेवियर पूरे देश में फैल जाता है, और विच इज़ लाइक अनार्की। आजकल एक पॉलिटिकल अनार्की का समय है। तो सर बस इलेक्शन जाना है आप लोगों को, कभी भी आचार संहिता लग सकती है, माना जा रहा है कि 1 हफ्ते के भीतर लग जाएगी। क्या आपको दावा समझ में आ रहा है इन तमाम चुनौतियों के बीच में? देखिए, मैं तो उनमें से हूँ जो अपनी बात कहता हूँ, और मैं तो चाहता हूँ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इस देश में आए, रूल ऑफ लॉ इस देश में रहे, और जो लोग कॉन्स्टिट्यूशन में बिलीव करते हैं वो इमोरल एक्ट ना करें, और डेमोक्रेटिक बिहेवियर को जो है उससे चलें। क्योंकि जिस तरह से सरकारें गिराई जा रही हैं, जिस तरह से ऑपोजिशन को थ्रेटन किया जाता है, हर ऑपोजिशन लीडर के पीछे CBI, ED, IT लगा दी जाती है, उनको डिमोरलाइज किया जाता है। जैसे कांग्रेस पार्टी का मैंने देखा ना खुद, कांग्रेस पार्टी के अपने अकाउंट सीज किए, मैंने तो बहस की है, अभी भी जजमेंट नहीं आया है। तो मैंने ये सब देखा कि आउट ऑफ द वे जाके आप पॉलिटिकल प्रोसेस को हर्ट कर रहे हो, स्टेक होल्डर्स को हर्ट कर रहे हो। ये प्रजातंत्र नहीं है। हम प्रजातंत्र जनतंत्र चाहते हैं, हम डिक्टेटरशिप नहीं चाहते। बहुत बहुत शुक्रिया। हमने बात की विवेक तनखा जी से, जो कि सियासत में अपनी साफगोई के लिए जाने जाते हैं। वो कह रहे हैं कि चुनौतियां तमाम रहें, कांग्रेस अपनी विचारधारा पर और सिद्धांतों पर आगे बढ़ेगी, और आने वाले चुनाव में जनादेश तो देश की जनता को ही सुनाना है। कैमरामैन सतीश सराठे के साथ विजेंद्र पांडे, IBC 24 जबलपुर।